हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके कुछ बेसिक डाउट्स हैं उनको ये क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो है, समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त कर सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अगर आप चुनौतियों से घबराते नहीं है, समस्याओं से घबराते नहीं है, तो आप एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हार्डवर्क करना, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपके जो भी नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, तो उन सब में आपको हार्डवर्क करनी ही है। तो इसी मंत्र के साथ आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट? निम्न में से कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है मुख्य जिम्मेदारी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की जो भी नीचे लिखे हुए ऑप्शंस है उसमें से मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है? देखिए, अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है डायरेक्ट पेशेंट केयर, दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन एंड चौथा है क्लिनिकल रिसर्च। ये चार ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपके नर्सेज रोल से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कहा गया है किसके बारे में, कि नर्सिंग मैनेजमेंट के से रिलेटेड आपके जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट पेशेंट केयर। डायरेक्ट पेशेंट केयर का मतलब होता है बेड साइड केयर। क्या होता है? बेड साइड केयर। वो केयर जो कि पेशेंट के पास खड़े होकर के पेशेंट को दी जाती है, उसके वाइटल्स चेक करना, उसका असेसमेंट करना, उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसके साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको फुलफिल करना। तो ये सारी जो केयर्स होती है वो कहलाती है बेड साइड केयर। और बेड साइड केयर देने का काम जो मेनली होता है वो किसका होता है? स्टाफ नर्स का होता है। किसका होता है? स्टाफ नर्स का होता है। वो नर्स जो कि उस वार्ड के अंदर पेशेंट की केयर देखने के लिए, केयर करने के लिए असाइंड है। ठीक है, तो स्टाफ नर्स का काम होता है, नर्स मैनेजर का ये काम नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपका गलत जाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। देखिए, प्लानिंग और बजटिंग वाला जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नर्सिंग मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी किसका पार्ट है? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग जो है वो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शंस है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ऑप्शन अगर होगा भी तो भी अभी हमको दो ऑप्शन और देखने हैं। हो सकता है हम इससे भी और एक्यूरेट और बेटर ऑप्शन हमको मिल जाए, इसलिए हमको चार ऑप्शन पढ़ने चाहिए। जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो हमें हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको जल्दीबाजी में अगर हमको ऑप्शन ऊपर मिलता है तो हम नीचे के ऑप्शन को छोड़ दें। क्लियर है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है वार्ड के अंदर जो भी आपके फाइनेंस खर्च होने वाला है, जो भी सामान लगने वाला है, जो भी सामान लगेगा उसका कितना खर्चा आएगा, कितनी इनकम होगी, वो सारे एक एस्टिमेटेड प्लान होता है जो कि कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग। तो ये काम आपका नर्सिंग मैनेजमेंट द्वारा किया जा सकता है। ब्रॉड लेवल पर तो किया ही जाएगा, ये आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन आप जो नर्स मैनेजर है वो स्मॉल स्केल पर कर सकती है। आपका जो वार्ड है, ठीक है, उस वार्ड से रिलेटेड कर सकती है, कितना इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, कितनी मेडिसिन आपको चाहिए, ठीक है, और कितना आपका डेली सेंसस है उस वार्ड में पेशेंट आने का, और कितना उनका कंज्यूमेबल्स है, मतलब कितना खर्च होता है। तो ये सारा एक प्लानिंग जो होगा वो आपके किसके अंतर्गत आएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग के अंतर्गत आएगा। तो नर्स जो है वो अपने जो आपका ऑफिस है, जो आपका वार्ड है, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती है। तो मैनेजमेंट का काम हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है आपके जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किसके द्वारा किया जा सकता है?
CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा किया जा सकता है या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स के द्वारा किया जा सकता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स, दीज आर टू elements of the nursing facilities which provides the health education or who are responsible for providing the health education to the people of the community. Okay, so community health educations especially focus on the community health nurse and public health nurse. So this is also not the function of a nurse management. नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च मीन्स अब नर्सिंग फील्ड के अंदर रिसर्च करना, नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, नए नए ट्रीटमेंट मेथड्स डेवलप करना, नई थेरेपीज डेवलप करना, एजुकेशन के बारे में डेवलपमेंट करना, कुल मिलाकर के नर्सिंग का बॉडी ऑफ नॉलेज तैयार करने में, बॉडी ऑफ नॉलेज तैयार करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्लिनिकल रिसर्चेस का। ठीक है, तो नर्सिंग के पास खुद का अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है, अपना खुद का इंफॉर्मेशन है, खुद के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि नर्सिंग फील्ड को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो उन सबको डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च जो है वो नर्स रिसर्चर के द्वारा की जा सकती है। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? नर्स रिसर्चर। तो ऐसा नहीं है कि नर्स मैनेजर जो है वो ये सारे काम नहीं कर सकता या नर्स मैनेजर ये सारे काम नहीं कर सकती, वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपको मैनेजर की पोस्ट दी है तो आपसे क्या ये सारे काम करवाए जाएंगे? नहीं करवाए जाएंगे। आपसे किस चीज़ का काम लिया जाएगा? आपसे प्लानिंग का काम किया जाएगा, आपसे मैनेजमेंट का काम लिया जाएगा। ठीक है, तो जो जिम्मेदारी आपको दी है आपको उसी से रिलेटेड फंक्शन करना है। तो इसलिए जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था वही ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? एक्यूरेट। ठीक है, तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट समझने के लिए आपका जो एक थ्योरेटिकल माइंडसेट होना चाहिए, यहाँ पर रटने रटाने वाला काम नहीं है। मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना भी हम लोग थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं वो सब एक साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कितना यूज कर पाते वो आपकी लीडरशिप स्किल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के जो हम नॉलेज लेकर के जाते हैं और जब हम मैनेजमेंट हैंडल करते हैं तो हो सकता है वो कोई नॉलेज हमारी कोई काम नहीं आए, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा आपके इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, आप सिचुएशन को कितने आसानी से अडॉप्ट कर पाते हो, कितनी आसानी से उसको जज कर पाते हो, कितना फास्ट और क्विक डिसीजन ले पाते हो, उन सब चीज़ों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक गाइडेंस देने के लिए जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई जाती है वो आपको केवल गाइडेंस देने के लिए कि आप कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हो वाइल मैनेजिंग द इंस्टीट्यूट और पीपल। ठीक है, बाकी कुल मिलाकर के ये आपकी जो आपके लीडरशिप कैपेसिटी है, आपके जो इंटेलिजेंस है उस पर बेस्ड होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। विच मैनेजमेंट फंक्शंस, मतलब यहां पर क्या दिए गए हैं? आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए गए हैं जिसमें शामिल है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा कौन सा फंक्शंस है जो कि ऑब्जेक्टिव सेट करता है एंड कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है? ठीक है, तो किस फंक्शन के अंतर्गत ये किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लीडिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है प्लानिंग एंड चौथा है कंट्रोलिंग। तो अभी हमको इसमें से ढूंढना है। वैसे तो ऑप्शन देखते हुए आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत आपके जो पॉलिसी प्लान की जाती हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है, तो वो आपका फंक्शन होता है किसका? प्लानिंग का। ठीक है, लीडिंग क्या होता है? लीडिंग मतलब एक लीडर के द्वारा किया जाने वाला फंक्शंस है जिसमें क्या करता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है? गाइड करता है। लीडिंग जो है वो किसके द्वारा किए जाने वाला फंक्शंस है? लीडर के द्वारा या टीम लीडर या मैनेजर के द्वारा किया जाने वाला फंक्शंस है जिसमें वो क्या करता है? अपने जो टीम होती है उसको इंस्ट्रक्शन देता है। क्या करता है? गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन करता है और साथ के साथ उनको क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड फंक्शन हो गया गाइडिंग एंड मोटिवेशन से रिलेटेड फंक्शंस हो गया क्या? लीडिंग। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टास्क कॉमा रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव ए गोल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी आपने स्टार्ट किया, कोई इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट किया है और उसमें कई तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो आपने क्या किया कि जो सिमिलर टास्क वाले फंक्शन जो एरिया है उन सबको आपने क्या कर दिया? अलग अलग डिवाइड कर दिया। वो कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग।
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा स्टाफ हायर पोजीशन पे रहेगा, कौन सा स्टाफ लोअर पोजीशन पे रहेगा, कौन से स्टाफ की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये हो गया स्टाफ से रिलेटेड। इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट परचेजिंग का काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट सप्लाई का काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट सर्विस देने का काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करेगा। तो इस तरीके से करके आपने क्या कर दिया, अपने पूरे इंस्टीट्यूट को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, चीजों को, टास्क को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अरेंज करने का काम करते हो, ऑर्गेनाइज करने का काम करते हो। लेकिन ये काम भी किस पर बेस्ड होता है, आपके प्लानिंग पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, आपके प्लानिंग पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो यहां पर आप किस चीजों पर कंट्रोल करना चाहते हो, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मेनली किस चीज पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो भी सर्विसेज हम पब्लिक को देने जा रहे हैं, क्या वो क्वालिटेटिव है या नहीं। और इसको हम चेक कैसे करेंगे, किसके द्वारा चेक करेंगे, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया आप लोग ऑलरेडी सेट कर चुके हो कि हमको ये चीज़ें अचीव करनी है, उसके आधार पर आप करंट परफॉर्मेंस को जज करोगे कि जो हमने डिसाइड किया क्या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही तो हमको उसको वापस ट्रैक पर लेकर के आना है, और अगर जा रही है तो हमको उसको रोकना है कि वो डीरेल ना हो जाए, वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं चली जाए। तो वो कहलाता है कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा हम कंट्रोलिंग और किस चीज़ पर कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके इंस्टीट्यूट के प्रोसीजर्स हैं कि वो किस डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कहीं वो ऐसा मतलब वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं चला जाए कि हम जिस एम को लेकर के चल रहे हैं वो एम हमारा अचीव ना हो। तो कंट्रोलिंग कुल मिलाकर के क्यों की जाती है, ताकि हम सभी का एक्शन, हम जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का एक्शन अचीवमेंट ऑफ गोल की तरफ हो, उनका एक्शन डाइवर्ट नहीं हो जाए, इसके लिए कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में सारी चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन मेनली फोकस किस पर आता है, कंट्रोलिंग का क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को बेटर सर्विसेज मिल सके। ओके, सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को चेक करना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टास्क एंड मेकिंग द डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, and the leading involves the function of a leader, which involves guiding and motivating its followers. Okay, so जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो है इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को बनाना एंड डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, प्लानिंग में। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जैसे जो भी हमारा एम होता है, जो भी इंस्टीट्यूट हम चलाना चाहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या अचीव करना है और किस तरीके से अचीव करना है। तो जो डिटर्मिनेशन वाला फंक्शंस होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपके प्लानिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है। हालांकि क्वेश्चन इजी है और आप अगर पढ़ोगे तो उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन आप लोग ऑलरेडी जो है डिसाइड कर चुके थे कि 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर जाएगा। क्लियर है। लेकिन फिर भी हमने 4 ऑप्शंस यहां पर डिस्क्राइब किए हैं ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो एम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि एम्स में जो है नर्सिंग मैनेजमेंट और इसके साथ साथ नर्सिंग रिसर्च दोनों सब्जेक्ट को भी इक्वल वेटेज दिया जा रहा है नाउअडेज। सो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं और टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको डेफिनेशंस भी पता है कि कौन सी टर्म का मतलब क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What term describes the formalized structures which an organization that delineates roles and responsibilities? Which of the following, मतलब नीचे लिखी हुई जो भी टर्म्स हैं उनमें से ऐसी कौन सी टर्म्स है जो कि क्या डिस्क्राइब करती है, फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है, फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर मतलब जो फॉर्मल पोजीशंस हैं, तो फॉर्मल पोजीशंस किसकी होंगी, एम्प्लॉयज की होंगी। ठीक है, तो जो फॉर्मल पोजीशंस है, फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है इन एन ऑर्गेनाइजेशंस दैट डिलिनिएट्स द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि दिखाती हैं कि उनके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चेन ऑफ कमांड, हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन ऑफ कमांड की। तो चेन ऑफ कमांड क्या होता है, इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी। क्या होता है,
इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर चैनल बना दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा या कौन किसके ऊपर आएगा, कौन किसको सुपरवाइज करेगा। तो हु रिपोर्ट्स टू होम और हु सुपरवाइज, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, सुपरवाइज टू होम। ठीक है, तो वो गया चेन ऑफ कमांड, या कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। तो देयर शुड बी क्लियर चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो चेन ऑफ कमांड ये दिखाता है कि आपको किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और आप किसको ऑर्डर्स दे सकते हैं। दूसरा है हिरार्की। हिरार्की का मतलब क्या होता है, ये एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया हुआ चार्ट होता है। वैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया हुआ एक चार्ट होता है, जिसमें ये इंडिकेट करता है कि कौन सा पर्सन जो है वो किस पोजीशन पर है और उसकी कौन सा पर्सन किस पोजीशन पर है और उसकी क्या अथॉरिटी है। तो ये हिरार्की जो होती है वो अथॉरिटी इंडिकेट करती है। क्या करती है? अथॉरिटी इंडिकेट करती है। ठीक है, अधिकारिता। तो अथॉरिटी क्या होती है? तो देखिए, अथॉरिटी के साथ दो टर्म्स आती हैं, एक आती है अथॉरिटी और इसके साथ एक आती है पावर। कई बार हम समझ लेते हैं कि अथॉरिटी और पावर सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक माइनर डिफरेंस है। और वैसे भी अथॉरिटी के साथ पावर अपने आप दी जाती है। तो जहां जहां पर अथॉरिटी दी जाएगी वहां पर पावर ऑटोमेटिकली पर्सन को मिलेगी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? लीगल राइट, राइट टू कमांड। मतलब ये लोगों को कमांड कर सकती है, उनको गाइड कर सकती है, जो भी उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को गाइड कर सकता है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है, तो वो गया राइट, और ये लीगल राइट है। उसके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ टर्म आती है पावर। तो पावर जो होती है वो अथॉरिटी के साथ साथ चलती है, लेकिन इनके बीच में एक माइनर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? पावर क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट। इतना हम समझ लेते हैं, काफी हमारे लिए। कैपेसिटी टू टेक एक्शन, अगर कोई सबॉर्डिनेट आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके या उसको आप पनिश कर सके। तो जो पनिशमेंट वाला पार्ट है, टेकिंग एक्शन वाला पार्ट है, वो किसके अंतर्गत आता है? आपके पावर के पास। तो बाकी अथॉरिटी और पावर साथ साथ चलती हैं, लेकिन इसको हम कई बार सिनोनिम्स के रूप में समझ लेते हैं कि अथॉरिटी और पावर्स एक चीज है, लेकिन इनके बीच में एक माइनर डिफरेंस है। अथॉरिटी, व्हाट इज अथॉरिटी? इट इज द लीगल राइट टू कमांड। मतलब ये आपका ऑफिशियल राइट है। अगर आपको कोई अथॉरिटी दी जाती है तो आपको ऑफिशियल राइट दिया जाता है कि आप दूसरों को निर्देश दे सकते हैं। लेकिन पावर क्या है? इफ योर सबॉर्डिनेट्स इज नॉट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम, सो दैट विच गिव्स यू दैट पावर। ठीक है, तो अथॉरिटी और पावर साथ साथ चलती हैं। तो हिरार्की जो होती है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर का बना हुआ एक चार्ट होता है, जिसमें पावर जो पर्सन की, इंडिविजुअल्स की अथॉरिटीज को इंडिकेट किया जाता है, लेकिन इसमें रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिकेट नहीं किया जाता। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है वो एक ब्रॉडर पिक्चर होती है, और हिरार्की एंड चेन ऑफ कमांड भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कंप्लीट पिक्चर्स होती है शुरू से लेकर के एंड तक। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें नर्सिंग इंस्टीट्यूट की, तो यहां पर हम बात करेंगे डायरेक्टर। डायरेक्टर के अंडर में कौन होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंडर में कौन होंगे? एचओडी। एचओडी साइकेट्री, एचओडी पीडियाट्रिक, ठीक है, एचओडी सीएचएन। इसी तरीके से अलग अलग एचओडीज होंगे। ठीक है, तो एचओडीज के अंडर में उनके जो टीम मेंबर्स होंगे वो उसके अंडर में दे दी जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया। तो वो कंप्लीट पिक्चर होगी शुरू से लेकर के लोअर लेवल के वर्कर्स की। क्लियर है? तो ये जो कंप्लीट पिक्चर है ये क्या इंडिकेट करती है? आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये कंप्लीट पिक्चर्स आपके एक तो पोजीशन दिखाती है कि आप किस पोजीशन पर हो, आपकी अथॉरिटी दिखाती है, और साथ के साथ आपके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिकेट करती है। क्या करती है? रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिकेट करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, हिरार्की और चेन ऑफ कमांड may be the part of the organization chart, but organization chart gives us a complete and broader pictures of an organization or institute. ठीक है, so
अगर हम आंसर की बात करें कि फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गई जहां पर हर किसी की अपनी अपनी एक फॉर्मल पोजीशंस इंडिकेट की जाती है और साथ के साथ इनके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब किया जाता है, वो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो आपका जो भी मैन पावर है उसको, उसकी पोजीशंस को, उसकी अथॉरिटी को, उसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए क्या बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स। मतलब आप अगर कोई, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में एग्जांपल की बात की थी कि आपका एक जो बड़ा सेटअप है उसने उसको आपने क्या किया, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट, सप्लाईज का डिपार्टमेंट, ठीक है, वॉशिंग डिपार्टमेंट, स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट क्या किया आपने, अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया। तो ये कंप्लीट मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, और वो प्रक्रिया कहलाती है क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बड़ी टर्म है जिसके अंतर्गत चेन ऑफ कमांड भी आता है, हिरार्की भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी आता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो किस पर बेस्ड है, आपके ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्मल पोजीशंस। फॉर्मल पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है, आपकी जो डेजिग्नेशन है, आपकी जो डेजिग्नेशन है उस पर बेस्ड है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहां पर आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ सुपरवाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ इज नोन एज। द मेथड ऑफ सुपरवाइजिंग मतलब सुपरवाइज करना एंड इवेल्युएट करना द परफॉर्मेंस, किसको अपन इवेल्युएट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को, ऑफ नर्सिंग स्टाफ इज नोन एज। तो नर्सिंग स्टाफ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एंड सुपरवाइज करना क्या कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। पहला है स्टाफ डेवलपमेंट, सेकंड वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, थर्ड वन इज पीयर रिव्यू एंड फोर्थ वन इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टाफ डेवलपमेंट की। स्टाफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टाफ डेवलपमेंट होता क्या है, स्टाफ को टेक्निकली प्रोफेशनली इंप्रूव करना, स्टाफ की स्किल्स को डेवलप करना, उसकी नॉलेज को डेवलप करना, स्टाफ की स्किल्स को डेवलप करना, उसकी नॉलेज को डेवलप करना बाय प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। कैसे करेंगे हम, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जॉब। जॉब के दौरान उसको हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, उसको हम सेमिनार अटेंड करवाएंगे, उसको हम कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करवाएंगे और उनके लिए हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाएंगे ताकि हम अपने स्टाफ की स्किल्स को, नॉलेज को इंप्रूव कर सकें, और वो कहलाता है स्टाफ डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर स्टाफ के डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना कि उनके इवेल्युएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड की हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, इट इज द इवेल्युएशन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस by his superior on the basis of predetermined set of criteria. So what we have written about the performance appraisal is the evaluation of staff performance by his superior on the basis of predetermined set of criteria। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉइज है उसके सुपीरियर द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, सुपीरियर द्वारा एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन किया जाएगा। और किसके आधार पर किया जाएगा, कि जो क्राइटेरिया हमने पहले से फिक्स कर रखे हैं कि इतना एक एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस करना चाहिए, उसको इतना परफॉर्म करना है, ठीक है, उसके आधार पर हम एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज ने कितना अचीव किया और कितना नहीं किया। तो उसके परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया बाय हिज सुपीरियर्स इज नोन एज द परफॉर्मेंस अप्रेजल।
नेक्स्ट वन इज पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? इट इज द फीडबैक गिवन बाय द कलीग्स ऑफ ए एम्प्लॉइज। किसके द्वारा दिया जाता है? फीडबैक, फीडबैक बाय कलीग ऑफ स्टाफ और एम्प्लॉय। जो आपका एम्प्लॉइज है, जो आपका स्टाफ है, उसके कलीग द्वारा, उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे उसके जूनियर हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे उसके कलीग्स हो, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि आप इनके साथ काम करते हो तो आपका इनके बिहेवियर कैसा लगा और इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो उनका जो फीडबैक होता है वो कहलाता है क्या? पीयर रिव्यू। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पीयर रिव्यू दोनों एक ही एम्स को लेकर के चलते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सुपीरियर द्वारा किया जाएगा, जबकि पीयर रिव्यू में क्या होता है? कलीग्स का फीडबैक लिया जाता है। कलीग्स का क्या होता है? फीडबैक होता है, और उसको अपन बोलते हैं पीयर रिव्यू। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस होता है जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो उसकी क्वालिटीज को इवेल्युएट करना, कि आपने जो नॉर्म्स बनाए हैं कि इस लेवल की हमको सर्विसेज पब्लिक को देनी है, क्या हम उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो उस नॉर्म्स के आधार पर, उस स्टैंडर्ड के आधार पर आपके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है उस सर्विसेज को इवेल्युएट करना, वो कहलाता है क्या? क्वालिटी एश्योरेंस। तो आप अपने सर्विसेज की क्या कर रहे हो? क्वालिटी एश्योर कर रहे हो। तो यहाँ पर बात आती है कि सुपरवाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। तो पहले सुपरवाइजर आ गया यहाँ पर, तो सुपीरियर आ गया, ठीक है। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ इज नोन एज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो सिंपल सा टर्म है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसको अपन बोलते हैं व्हेन वी आर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया। क्लियर है? ओके। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो बहुत ही कम प्राइस में हम आपको इंडिया में सबसे कम प्राइस में हम आपको कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं और सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डेली वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा फ्री पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन भी आपको इसमें दिया जाएगा, और साथ के साथ आपको डेली टेस्ट सीरीज एज वेल एज इमेज बेस्ड एमसीक्यूज का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे कम प्राइस में इंडिया में आपको कहीं पे भी कोई कोचिंग नहीं मिलेगी। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विनायक नर्सिंग अकेडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अब यहां पर हम किसकी बात करेंगे? लीडरशिप की बात करेंगे। एनकरेजेस, जो कि प्रोत्साहित करती है इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के इनपुट को प्रोत्साहित करती है कि वहां से हमको कोई फीडबैक मिले। एंड कंसिडर दियर ओपिनियन, और उनकी ओपिनियंस को भी मानते हैं। इन डिसीजन मेकिंग, जब सुपीरियर्स या एडमिनिस्ट्रेटर को डिसीजन बनाते हैं तो अपने टीम मेंबर की बातों को भी मानते हैं, उनके ओपिनियंस को भी वेटेज देते हैं। तो वो लीडरशिप स्टाइल कौन से प्रकार की लीडरशिप स्टाइल है? आपके ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक, सेकंड इज डेमोक्रेटिक, थर्ड वन इज लेसेस फेयर, फोर्थ वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो ये तो हो गया आपका लीडर और ये हो गया आपके फॉलोअर्स। लीडर के पास पोजीशन अथॉरिटी होती है, फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती। लीडर्स, क्योंकि लीडर जो होता है वो टीम में से किसी को भी बनाया जा सकता है, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी जाती है। तो फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, पोजीशन अथॉरिटी होती है, और इसी वजह से उसके अंडर जो काम करेंगे वो उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? उसके फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। तो फॉलोअर्स होते हैं। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पर जो लीडर्स होता है वो डिसीजन लेता है और इनके ओपिनियंस के बारे में नहीं पूछता। ये कौन सी स्टाइल हो गई? ऑटोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या हो गई? यहां पर टेक फीडबैक एंड देन मेक डिसीजन। ये हो गया आपका कौन सा? डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो यहां पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो टीम मेंबर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट से ज्यादा एक्यूरेट वर्ड जो होगा वो लीडर के लिए होगा टीम मेंबर। तो टीम मेंबर जो होते हैं उनकी ओपिनियंस भी डिसीजन मेकिंग में ली जाती है, ठीक है। थर्ड होता है लेजेस फेयर। लेजेस फेयर में क्या होता है? मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है
और डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं यहाँ पर? सेल्फ डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर कौन होते हैं यहाँ पर? टीम मेंबर्स होते हैं। तो लीडर का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो यहाँ पर कम होता है और डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? टीम मेंबर के द्वारा लिए जाते हैं। तो आपका जो लीडर है वो आपको फ्री छोड़ देगा कि आप अपने हिसाब से सिचुएशंस को ऑब्जर्व कीजिए और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। तो ये जो स्टाइल कहलाती है वो कहलाती है लेसेस फेयर स्टाइल कहलाती है। ये तब बेस्ट वर्क करती है जब आपका जो स्टाफ है वो हाईली मोटिवेटेड हो एंड हाईली स्किल्ड हो, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग जो उनकी पावर है वो गुड हो। उस कंडीशन में ये स्टाइल जो है वो बेस्ट वर्क करती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है कि यहाँ पर डिसीजंस का कोई रोल नहीं है, मतलब ये जो स्टाइल है यहाँ पर डिसीजन के बजाय स्टाफ डेवलपमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो यहाँ पर जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है, किसको मोटिवेट करता है? अपने टीम मेंबर्स को टू डेवलप पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए जो यहाँ पर लीडर होता है वो मोटिवेट करता है, तो उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब चेंज लेकर के आता है, ठीक है। बाकी तीनों स्टाइल में किसी में भी चेंज की बात नहीं की गई थी कि स्टाफ के अंदर चेंज लेकर के आएगा। यहाँ पर बात थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की और कमांड की, कि कमांड किसके पास रहता है। तो डिसीजन मेकिंग कमांड अगर लीडर के पास है और फॉलोअर्स से कोई डिसीजन नहीं किया जाता, कोई ओपिनियन नहीं ली जाती, वो होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक होती है, मतलब डिसीजंस जो होते हैं वो फीडबैक के आधार पर लिए जाते हैं, फॉलोअर्स के फीडबैक के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, वो कहलाती है डेमोक्रेटिक। लेसेस फेयर में क्या होता है? यहाँ पर लीडर्स का मिनिमम कंट्रोल होता है, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है? फॉलोअर्स के द्वारा या टीम मेंबर्स के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है? जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है अपने टीम मेंबर्स को टू डेवलप पर्सनली एंड प्रोफेशनली, मतलब उनके अंदर एक ग्रोथ नीड को डेवलप करेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, हमसे पूछा क्या गया है, दैट एनकरेजेस इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। तो इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स एंड कंसिडर देयर ओपिनियन इन डिसीजन मेकिंग। तो आपका स्टाइल कौन सा हो गया? आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, डेमोक्रेटिक स्टाइल। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच टर्म रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर और लीडर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। विच टर्म्स, मतलब यहाँ पर जो आपको टर्म दी गई है वो पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर और लीडर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, मतलब ऐसी कौन सी टर्म्स है जो इंडिकेट करती है कि एक मैनेजर या लीडर इतने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो उसकी कैपेसिटी कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने के लिए? 50 को, 100 को, 200 को, 300 को, ठीक है। तो वो टर्म कौन सी है जो कि इंडिकेट करती है कि इस मैनेजर की कंट्रोल कैपेसिटी कितनी है? तो चार ऑप्शन है। पहला है चेन ऑफ कमांड, दूसरा स्पान ऑफ कंट्रोल, तीसरा अथॉरिटी एंड चौथा है डेलीगेशंस। तो वन बाय वन हम हर एक ऑप्शन को समझेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं चेन ऑफ कमांड। तो चेन ऑफ कमांड की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी लाइन ऑफ अथॉरिटी, जैसे आपने कहा डायरेक्टर, हेड मैनेजर, लीडर या टीम मेंबर। ये क्या हो गया? आपकी चेन ऑफ कमांड। मतलब हेड नर्स जो होगा, हेड मैनेजर जो होगा वो डायरेक्टर से इंस्ट्रक्शन लेगा, मैनेजर जो होगा वो हेड मैनेजर से इंस्ट्रक्शन लेगा, लीडर जो होगा वो मैनेजर से इंस्ट्रक्शन लेगा, टीम मेंबर जो होगा वो लीडर से इंस्ट्रक्शन लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपकी चेन ऑफ कमांड। अब क्या होना चाहिए प्रोफेशनली? क्या होना चाहिए कि मैनेजर डायरेक्टली टीम मेंबर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। हाँ, जरूरत पड़ने पर वो उनको गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर इंस्ट्रक्शन की बात आती है तो मैनेजर जो किसको कांटेक्ट करेगा? लीडर को कांटेक्ट करेगा और लीडर के माध्यम से अपनी बात कहां पहुंचाएगा? टीम मेंबर्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हेड मैनेजर जो होगा वो डायरेक्ट लीडर से बात नहीं कर सकता या किसी और से बात नहीं कर सकता। इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, जो अथॉरिटी दी जाती है, जो उनके जस्ट अंडर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हीं को ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और करेंगे तो बेटर रहेगा। इससे क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं कम होंगी, क्योंकि लीडर जो होगा वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके जाएगा, हो सकता है मैनेजर का इंस्ट्रक्शन जो होगा वो उसके कुछ चेंजेस हो। तो लीडर के इंस्ट्रक्शन में और मैनेजर के इंस्ट्रक्शन में कुछ अगर चेंजेस होगा तो सबऑर्डिनेट्स किस पर फर्क आएगा? यहाँ पर टीम मेंबर पर फर्क आएगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि हमें किसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सिंगल कमांड होनी चाहिए।
अगर मैनेजर को कोई बात अपनी टीम मेंबर्स तक पहुंचानी है तो वो किसके माध्यम से पहुंचाएगा? लीडर के माध्यम से पहुंचाएगा। क्लियर है? तो ये कहलाता है चेन ऑफ कमांड। देयर शुड बी क्लियर चेन ऑफ कमांड, देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पान ऑफ कंट्रोल। तो स्पान ऑफ कंट्रोल वही हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक मैनेजर या एक लीडर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। व्हाट इज अथॉरिटी? इट इज द लीगल एंड ऑफिशियल राइट टू कमांड द एक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। लीगल एंड ऑफिशियल राइट टू कमांड द एक्शन ऑफ एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट्स और जूनियर्स। ठीक है। सो दैट इज द अथॉरिटी। एंड व्हाट इज डेलीगेशन? इट इज द असाइनिंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज असाइनिंग टास्क। जो आपके एम्प्लॉयज है उनको टास्क असाइन करना वो कहलाता है डेलीगेशन। ठीक है। तो डेलीगेशन में क्या क्या चीजें साथ में जाती हैं? जब आप डेलीगेट करते हो तो टास्क के साथ साथ आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज, अथॉरिटी एंड पावर, ये चार चीजें भी साथ के साथ आप ट्रांसफर करते हो। जब आपको टास्क असाइन करते हो तो उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड पावर, ये सारी चीजें आप साथ के साथ उस टास्क के साथ उस पर्सन को क्या करते हो? हैंड ओवर करते हो। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द डेलीगेशन। सो डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क टू द एम्प्लॉयज। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर एंड लीडर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। सो दैट आंसर विल बी स्पान ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग ऑडिट। तो नर्सिंग ऑडिट जो होता है, देखिए ऑडिट होता है सुपरवाइज करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज करना। क्या होता है? सुपरवाइज करना। ऑडिट मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल टर्म्स में वर्ड यूज किया जाता है। ऑडिट का जो मोस्टली मीनिंग यूज किया जाता है वो फाइनेंशियल टर्म्स में यूज किया जाता है कि जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड इनकम हुई है उसका एक बैलेंस आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो। ठीक है, कि कितना आपके पास आया और कितना गया है। लेकिन नर्सिंग ऑडिट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग ऑडिट होती है यहां पर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। ये आपका आंसर होगा। अगर यहां पर नर्सिंग वर्ड नहीं होता, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट, तो फिर आपका आंसर हो जाता 1। कब हो जाता? जब नर्सिंग वर्ड नहीं होता, क्योंकि ऑडिट का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना, चेक करना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें नर्सिंग ऑडिट पूछा है। सो व्हाट इज नर्सिंग ऑडिट? ऑडिट इट इज द असेस द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर। टू रिव्यू स्टाफिंग लेवल। रिव्यू स्टाफिंग लेवल मतलब स्टाफ आपके पास सफिशिएंट है या नहीं, और आपको स्टाफ रिक्वायर्ड है तो किस क्वालिफिकेशन वाला स्टाफ आपको चाहिए। ये सारा काम किसका हो गया? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम हो गया। टू चेक कंप्लायंस विद हेल्थ केयर लॉज। हेल्थ केयर लॉज के साथ कंप्लायंस करना ये हर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है। उसका मतलब होता है कि आप ऑडिट किस चीज़ की कर रहे हो। यहाँ पर जो ऑडिट होती है वो ये होती है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी के या गवर्नमेंट के या आपके खुद के जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका भी ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट नॉर्म्स का कोई भी वायलेशन ना हो। तो उसके लिए ऑडिट किया जाता है, लीगल ऑडिट किया जाएगा। लेकिन ये आपके नर्सिंग ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। नर्सिंग ऑडिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू असेस द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। सो द आंसर विल बी 2। नेक्स्ट इज चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाईज पीरियडिकली इज नोन एज। आपका ऑप्शन है इन्वेंट्री, इंडेंट, कॉस्ट एनालिसिस एंड आइटम एनालिसिस। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि पीरियडिकली आप इक्विपमेंट्स को चेक कर रहे हो, एंड सप्लाईज को चेक कर रहे हो। सप्लाईज मतलब कितना आपके पास आया और कितना आपके पास से गया। पीरियडिकली मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन में बार बार आप इसको चेक कर रहे हो। हर वीक मतलब हर 7 दिन में कर रहे हो, 1 महीने में कर रहे हो, या हर क्वार्टरली कर रहे हो। ठीक है, वो कहलाता है पीरियडिकली, मतलब एक फिक्स पीरियड में आप बार बार इन चीजों को चेक कर रहे हो।
क्या चेक कर रहे हो, इक्विपमेंट चेक कर रहे हो एंड सप्लाईज चेक कर रहे हो कि कितना आपके पास आया एंड कितना आपके पास से गया, वो क्या कहलाता है, उसको अपन बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इसके लिए जो एग्जैक्ट टर्म आती है वो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब एक्शंस, कितना इनकमिंग हुआ और कितना आउटगोइंग हुआ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इंडेंट की। तो इंडेंट क्या होता है, ये वो रिक्विजिशन फॉर्म होता है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप उसकी डिमांड लिख करके आप अपने अथॉरिटीज को जमा कराते हो और जिसके आधार पर सप्लाई आती है। तो इंडेंट जो होता है वो रिक्विजिशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म इसको अपन कह सकते हैं, कि जिस पर आप अपने जो नेसेसरी या रिक्वायर्ड आइटम्स जो कि आपको जरूरत है उसकी एक लिस्ट बना करके, ठीक है, उसको आप अपने सुपीरियर्स को या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स तक आप उसको पहुंचाते हैं। तो जो फॉर्म आपने तैयार किया है, जो लिस्ट आपने तैयार की है, वो लिस्ट क्या कहलाती है, इंडेंट कहलाती है। समझ में आ गया। तो इन्वेंट्री और इंडेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इन्वेंट्री जो होता है आपका, वो एक रिकॉर्ड होता है जो इंडिकेट करता है कितना आपके पास आया और कितना आपके पास से गया। लेकिन जाने के बाद अगर आपके पास किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई और आपको लगता है कि इसका स्टॉक अपने पास होना चाहिए, तो डेफिशिएंसी से रिलेटेड आप एक एप्लीकेशन तैयार करते हो, आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो और आप डिमांड तैयार करते हो। ठीक है, डिमांड विल बी एक मच बेटर वर्ड फॉर दिस। तो डिमांड तैयार करते हो और वो डिमांड जो है वो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक पहुंचाते हो। जो वो डिमांड फॉर्म है जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि आपको कितना इक्विपमेंट्स या कितना सब मटेरियल आपको चाहिए, तो वो जो डिमांड फॉर्म है वो कहलाता है इंडेंट। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस। तो कॉस्ट एनालिसिस वो इंडिकेट करता है कि आपका जो आइटम जो आपने परचेज किया है उसकी कॉस्ट कितनी है और क्या वो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। इसके अलावा कॉस्ट एनालिसिस मतलब जो भी आप डिमांड कर रहे हो, जितना भी आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए कितना बजट लगने वाला है, ठीक है, और उस बजट को आप रिकवर कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपके कॉस्ट एनालिसिस में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज आइटम एनालिसिस। तो आइटम एनालिसिस में कई सारी चीजें कंट्रोल होती है। आपके पास कितना है बजट, आपके पास अभी स्टॉक में कितना है, कितना आया कितना गया। इसके अलावा कौन से आइटम को पहले यूज करना, कौन से आइटम को बाद में यूज करना है, उन आइटम को कैटेगराइज करना, कौन सा आइटम इसेंशियल कैटेगरी में आता है, कौन सा आइटम नॉन इसेंशियल कैटेगरी में आता है, ये सारे किसके पार्ट है, आपके आइटम एनालिसिस के पार्ट है। तो आइटम एनालिसिस आइटम के स्टडी से रिलेटेड है, कॉस्ट एनालिसिस आइटम की कॉस्ट से रिलेटेड है, इंडेंट जो है वो डिमांड नोटिस से रिलेटेड है, डिमांड से रिलेटेड है, और इन्वेंट्री जो है वो आपके आइटम एंड सप्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया क्या, इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज अथॉरिटी मीन्स। तो अथॉरिटी हम लोग वर्ड ऑलरेडी इसको हम समझ चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आया था उसमें हम समझ लिया। सो व्हाट इज अथॉरिटी, इट इज द राइट टू कमांड, वेरी फर्स्ट ऑर्डर जो है वो दिया गया। सेकंड इज राइट टू रिप्रिमेंड। रिप्रिमेंड का मतलब होता है पनिशमेंट करना या कोई लीगल एक्शन लेना। अगर कोई सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज आपको आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है या जैसा आप चाहते हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके अगेंस्ट अगर जरूरी है तो आप क्या लेते हैं, पनिशमेंट वाला एक्शन लेते हैं। तो पनिशमेंट वाला पार्ट जो होता है वो रिप्रिमेंड कहलाता है, लेकिन ये इसका एक पार्ट है। अथॉरिटी जो है अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है जो कि अपने अंदर क्या इंक्लूड किए हुए, पावर को इंक्लूड किए हुए। तो पावर जो है वो अथॉरिटी का पार्ट है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपकी पावर को इंडिकेट करता है जो कि अथॉरिटी का पार्ट है, बट एग्जैक्टली अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट इज राइट टू यूज एंड अब्यूज पावर। ये भी आपका पावर का पार्ट है, ये कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है। राइट टू यूज और अब्यूज मतलब अगर आप अपने शक्तियों का, अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको अपन कहेंगे राइट अब्यूजिंग योर पावर्स, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट इज राइट टू परफॉर्म ड्यूटी। तो राइट टू परफॉर्म ड्यूटी, यस, उसकी भी जो आपका अथॉरिटी है जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको वो फुलफिल करना है। लेकिन अथॉरिटी जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, राइट टू कमांड द एक्शन ऑफ अदर्स। सो आंसर ए विल बी। नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया। जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं, ठीक है, और उनमें से ऐसी कौन सी एजेंसीज है जो कि नर्सिंग कॉलेजेस के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, रिकॉग्निशन एंड मॉनिटरिंग, जो उनको रिकॉग्नाइज करती है और उनको मॉनिटर करती है। तो ऐसी कौन सी एजेंसीज है जो कि नर्सिंग कॉलेज के ऊपर अपना कमांड रखती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल,
थर्ड वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड फोर्थ वन इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं TNAI। TNA क्या है? TNAI ये क्या है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड नर्सिंग प्रोफेशंस। ये किससे मिलकर के बनी है? जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं, चाहे वो GNM के बाद हो, चाहे BSc नर्सिंग के बाद हो, जिनके पास नर्सिंग का RNRM सर्टिफिकेट है, वो TNAI के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल ट्रेंड नर्सेज नर्सिंग प्रोफेशंस जो है वो उनकी एक एसोसिएशन है जो कि प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करती है। नर्सिंग की जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर काम करती है। नर्सेज जो स्टाफ नर्सेज है उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उन पे उनको इम्प्रूव करने को लेकर के काम करती है, उनकी स्किल्स डेवलप करने को लेकर के काम करती है, और उनके जो अधिकार होते हैं उनको लेकर के काम करती है। तो ये एक प्रोफेशनल एजेंसी से प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसको कि अपन बोलते हैं ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI। सेकंड वन इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है ताकि वो नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, मतलब ऑल ओवर द इंडिया जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो सेम सिलेबस को फॉलो करे, जितने भी नर्सेज क्वालिफाई हो उनका जो स्टैंडर्ड हो, उनकी जो नॉलेज हो वो सिमिलर हो। ठीक है, तो उसको लेकर के उसको फोकस करते हुए ये जो गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज है वो काम करती है, दैट इज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो इसके अलावा ये इंस्पेक्शन भी करती है कॉलेजेस का, वो ये देखती है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है क्या वो इंस्टीट्यूट द्वारा दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ठीक है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होती है एग्जैक्टली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी गवर्नमेंट गवर्निंग एजेंसी का एक पार्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हेल्थ डिलीवरी या हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड वर्क करती है, लेकिन इसका डायरेक्ट रोल नर्सिंग कॉलेजेस के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए काम करने वाली एजेंसीज है, जिसको कि इंटरनेशनली डिजाइन किया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली ये नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर के कोई काम नहीं करती। ठीक है, तो नर्सिंग कॉलेजेस को मॉनिटरिंग एंड उसके एवेल्यूशन के लिए जो एजेंसी या जो इंस्टीट्यूट या जो एस्टैब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच नर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोफेशनल एक्शंस एंड डिसीजंस। निम्न में से ऐसी कौन सी टर्म है जो कि उस प्रक्रिया को दिखाती है बाय विच नर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, नर्स अकाउंटेबल बनाई जाती है फॉर देयर प्रोफेशनल एक्शंस एंड डिसीजंस, अपने प्रोफेशनल डिसीजंस के लिए और एक्शंस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड में ऑलरेडी क्लियर है अकाउंटेबल, तो आपका आंसर जाएगा भी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसका मतलब हम समझ लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू ए टास्क, मतलब किसी भी काम को करने की बाध्यता। जैसे आपको बना दिया कि आप इस काम को करने के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो, तो वो जिम्मेदारी दे दी कि ये काम आपको ही पूरा करना है, तो उस काम को पूरा करने की ऑब्लिगेशंस जो होती है वो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्लिगेशन जो होती है वो आपकी होती है ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ क्या आती है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो भी एक्शन लोगे उस एक्शन को लेने के लिए आप क्या हो, आंसरेबल हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, तो वो होगी आपकी जवाबदेही। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये तो होगी जिम्मेदारी, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी जिम्मेदारी और ये होगी आपकी जवाबदेही। ठीक है, तो जवाबदेही हो गया, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो भी एक्शन लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, वो किस आधार पर आपने लिया है। तो अगर डिसीजन अच्छा जाता है तो उसको बेनिफिट भी आपको मिलेगा, और अगर डिसीजन खराब जाता है तो उसका पनिशमेंट भी आपको ही मिलेगा। तो वो कहलाती है अकाउंटेबिलिटी। यू शुड बी आंसरेबल फॉर योर प्रोफेशनल डिसीजन एंड एक्शंस। तो अकाउंटेबल का मतलब हो गया ये आपकी जवाबदेही हो गई। यू कैन बी क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर फॉर योर डिसीजन एंड एक्शन टेकन बाय यू।
क्लियर है? तो दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसीइंग करना, ऑब्जर्व करना, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, वेयर दे आर whether they are performing in the right direction or not. Next is evaluation, evaluating the performance or evaluating the procedures, evaluating the quality, एनीथिंग इट कैन बी एवेल्युएटेड, क्योंकि यहाँ पर ये एवेल्यूशन जो है वो वेग टर्म है, तो किसी भी चीज का आप एवेल्यूशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया, सो दैट इज एवेल्यूशन। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया आपका आंसर आपको यही मिल गया। Next is the formal system used to collect, analyze and report healthcare data is known as formal system। एक जो फॉर्मल सिस्टम हो गया मतलब कोई इंस्टीट्यूशन, हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, एनालाइज किया जा रहा उनका, ठीक है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, इसके ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस सिस्टम, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, ये एक वेग टर्म हो गई जिसके अंतर्गत हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जो भी एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उन सबको कलेक्ट करना और उसका मैनेज करना, वो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना वो हो गया डेटा एनालिसिस सिस्टम। तो ये एक ब्रॉड और वेग टर्म है जो कि अपने आप में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड किए हुए है। तो स्पेसिफिकली ये उस आपके जो क्वेश्चन है उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड इज हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस, हेल्थ रिलेटेड डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, वो आपके किसका पार्ट है? हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेसिफिकली पेशेंट से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उन पर फोकस करता है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या आ गया? हेल्थ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम केस से रिलेटेड डेटा को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपके किसका पार्ट है? HIS का पार्ट है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में पेशेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई अदर डेटाज भी हो गए, जैसे किस डिजीज के कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए, ये सारे डिटेल्स भी आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और कोई पेशेंट एक महीने में कितनी बार विजिट कर रहा है, कोई पेशेंट साल भर में कितनी बार विजिट किया, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है वो आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। तो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। तो यहां पर लिखा है कि यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड रिपोर्ट हेल्थ केयर डेटा। तो इसमें कंप्लीट हेल्थ केयर डेटा आपको इंक्लूड करना है। दैट्स वाई जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंडिकेट करता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब हो गया कोई वर्ड, सेंटेंस या मुहावरा। नेक्स्ट इज गेस्चर्स, गेस्चर्स हो गया आपका बॉडी पोजिशंस। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी डेटा, कोई भी सूचना। वर्ड्स, शब्द। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है? वो आपका जेस्चर्स, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, तो अपने आप में दोनों इंक्लूड किए हुए हैं, इसलिए इसको अपन ऑप्शन सही नहीं मान रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों आ सकते हैं, वर्बल भी आ सकता है और नॉन वर्बल भी आ सकता है। तो बात हम करते हैं जेस्चर्स की। तो जेस्चर्स क्या होता है? इट इज द फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी पोजीशन। जैसे अगर आपके फादर को गुस्सा आ रहा हो तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को समझते ही आप समझ जाओगे कि मेरे पिताजी को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं आपको, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन देख करके आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स जो एक मैसेज उनके द्वारा कन्वे किया गया था कि अभी आप मुझसे बात मत कीजिए और मेरा जो माइंड है वो अभी बात करने लायक नहीं है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी आप समझ गए, तो वो जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन था आपके फादर का, दैट कन्वे ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? सो gesture will be the right answer in that case. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लीडर। तो लीडर का निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है आपके। हैज पोजीशन अथॉरिटी नॉट फॉर्मल अथॉरिटी, हैज पोजीशन अथॉरिटी नॉट फॉर्मल अथॉरिटी। ये बात मैंने अभी आपको पहले जो लास्ट क्वेश्चन गए थे उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जो लीडर जो होता है, क्योंकि पूरी टीम में से किसी को भी लीडर बनाया जा सकता है, तो लीडर एक पोजीशन है, ठीक है, वो एक फॉर्मल पार्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं है, एक परमानेंट पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो लीडर जो होता है वो टीम के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये तैयार किए जा सकते हैं, तो ये बनाए जा सकते हैं।
तो लीडर जो होता है वो एक पोजीशन अथॉरिटी होती है, ना कि फॉर्मल अथॉरिटी। इस तरह की कोई पोस्ट, मतलब फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब इस तरह की कोई पोस्ट, परमानेंट पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। ये आपके जो भी टीम में होगा उसमें से किसी को भी आपको लीडर बनाया जा सकता है। सो लीडर एज पोजीशन अथॉरिटी, नॉट फॉर्मल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटर रादर देन इनोवेट्स। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता लीडर, क्योंकि उसके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती। लीडर जो होता है वो एक गाइडर होता है, एक मोटिवेटर होता है फॉर हिज टीम मेंबर्स। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसेस फॉलोअर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और गिविंग इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है कि आदेश देना, ऑर्डर देना, तो उससे भी ज्यादा वो किस पर फोकस करता है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने पर। तो इन्फ्लुएंसेस फॉलोअर्स, तो ये भी फंक्शंस है। हैज फॉलोअर्स बट नॉट सबऑर्डिनेट्स। जो उसके टीम मेंबर होते हैं वो उसके अंडर में काम करने वाले लोग नहीं होते, बल्कि उसके कलीग होते हैं जो कि उसको, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके डिसीजंस को फॉलो करने वाले होते हैं। तो वो जो टीम मेंबर्स होते हैं उसके फॉलोअर्स कहलाएंगे, बजाय उसके सबऑर्डिनेट्स के। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ओके है। इनकरेक्ट क्या है यहाँ पर, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लीडर, दैट इज ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेटर्स रादर देन इनोवेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, वंस ए प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू। एक बार जब प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, प्रॉब्लम तैयार हो गई कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम है और हमको इस प्रॉब्लम पर वर्क करना है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, मतलब आपके सामने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जितने सारे तरीके हो सकते हैं वो सभी तरीके आप क्या करोगे, लिखोगे, लिस्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है पी, इस प्रॉब्लम को हम इतने सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। दूसरा हो गया डिसाइड व्हाट इज क्रिटिकल इन डिसीजन, मतलब उस प्रॉब्लम में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा की फैक्टर या क्रिटिकल पार्ट ऐसा है जो कि आपके इन ऑप्शंस को, आपके इन अल्टरनेटिव्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो क्रिटिकल एरियाज क्या करना है आपको, फाइंड आउट करने, या की फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। की फैक्टर्स किसमें, प्रॉब्लम्स में, जो कि आपके इस लिस्टिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव चॉइस। अगर ऑप्शन ए काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे आपने 6 ऑप्शंस बनाए, 6 ऑप्शंस आपके पास है कि ये 6 ऑप्शंस में किसी के द्वारा भी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अब आप क्या करोगे, आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे। क्या करोगे, प्रायोरिटाइज। जो आपका ऑप्शन डी है, कंपेयर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ये जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इनको आप कंपेयर करोगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। तो जैसे आपको पता चला कि ए सॉल्यूशन आपका बेस्ट है, उससे नेक्स्ट लेवल का बेस्ट कौन सा है, जैसे सी आपका सेकंड नंबर का बेस्ट है, उससे नेक्स्ट, उससे कम बेस्ट कौन सा है, ई आपका बेस्ट है। तो इसको आपने क्या कर लिया, डी ऑर्डर कर लिया या प्रायोरिटाइज कर लिया। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को आपने क्या कर लिया, कंपेयर करके और उनको प्रायोरिटाइज कर दिया। तो अब क्या होगा कि आप एक एक करके ऑप्शन एक्शन लेना स्टार्ट करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपके फर्स्ट नंबर का ऑप्शन क्या था, आपके ए आपने स्टार्ट किया, एक्शन लिया, और आपने देखा कि ए लेने के बाद, ए को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हो जाती है तो ठीक है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप ऑप्शन बी स्टार्ट करोगे। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा, आप में सेकंड ऑप्शन स्टार्ट करोगे, अल्टरनेटिव, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव चॉइसेस। सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव चॉइसेस कब करोगे, जब आपका पहले वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां पर सेकंड प्रायोरिटी में क्या आएगा, आपका ऑप्शन सी। इस ऑप्शन पर आप काम करना स्टार्ट करोगे। अगर ये ऑप्शन भी फेल हो जाता है तो फिर आप किस पर काम करोगे, जो भी आपने प्रायोरिटीज में लिस्टिंग की है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो ये तीनों 4 ऑप्शन आपको समझ में आ गए। पहला है लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, दूसरा डिसाइड व्हाट इज क्रिटिकल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब इसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इस लिस्टिंग को, आपके अल्टरनेटिव्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव चॉइसेस, तो कब चॉइस सेलेक्ट करनी है अल्टरनेटिव वो भी आपको समझ में आ गया, जब प्रीवियस ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट इज कंपेयर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी आपने पॉसिबल सॉल्यूशन बनाए हैं इनको कंपेयर करना है। कंपेयर क्यों करना है, ताकि आप इनको प्रायोरिटाइज कर सको कि किसको पहले इंप्लीमेंट करना है और किसको बाद में इंप्लीमेंट करना है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वंस ए प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड, सेकंड ऑप्शन क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू, नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा आपका क्रिटिकल एरियाज को फाइंड आउट करना, डिसाइड व्हाट इज क्रिटिकल इन डेप्थ,
डिसीजंस, क्योंकि ये क्रिटिकल एरिया फाइंड आउट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशंस तैयार करोगे। क्लियर है? तो क्रिटिकल एरिया की फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा। अगर मेन ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अगर मेन ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करूं तो इनका क्रम क्या रहेगा? तो पहला क्रम रहेगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा रहेगा ऑप्शन ए, तीसरा रहेगा कंपेयर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, चौथा रहेगा सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव चॉइसेस। तो पहले आपको डिसाइड करना, उसके बाद लिस्ट करनी है सारे सॉल्यूशंस, उसके बाद आपको सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव मेथड्स, उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि कौन सा पहले नंबर पर लेना, कौन सा दूसरे नंबर पर लेना, और उसके बाद क्या करना, आपको एक एक करके अपने एक्शन पर काम करना स्टार्ट कर देना। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सो द ऑप्शन विल बी अरेंज इन दैट मैनर। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है तो सबसे पहले उसमें से की फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि किन किन एरियाज पर हमको फोकस करना है, उसके आधार पर आप लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाओगे, फिर उनको आप कंपेयर करोगे किसको पहले इंप्लीमेंट करना है, किसको बाद में इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद एक एक करके आप इंप्लीमेंट करते जाओगे। क्लियर? सो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का पार्ट है। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में सीखा। अगर इन कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर भी या आप कहीं से भी पढ़ते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्वेश्चन भी आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।